जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहा हूं और इस सीरीज में मैं आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, इस सीरीज में मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि एक एक प्रश्न को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाऊं ताकि आप लोगों को प्रश्न के उत्तर समझने में आसानी हो और इसमें आगे चलकर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा और प्रयास करूंगा कि कंपटीशन की दृष्टि से जितने भी मुख्य अर्थात इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब को सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, आइए अब हम सब मिलकर भारत के प्राचीन इतिहास की जर्नी शुरू करते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। तो चूँकि मेरा यह पहला टॉपिक है और पहला ही टॉपिक भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में है और इस सीरीज में सबसे पहले मैं आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, फिर मध्यकालीन इतिहास के बारे में और फिर आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है। चूँकि हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानेंगे कि भारत को कितने नामों से दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न यही बना कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप ध्यान देंगे, भारत को तो बहुत ही नामों से, यानी अपने देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन जो प्रसिद्ध नाम है उसमें 4 नाम आते हैं। पहला आर्यवर्त, दूसरा भारत, तीसरा इंडिया और चौथा हिंदुस्तान। पहला आर्यवर्त, दूसरा भारत, तीसरा इंडिया और चौथा हिंदुस्तान। दोस्तों, ध्यान देंगे, मैं आपको प्रश्न उत्तर जब समझाऊंगा तो बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को जो प्रश्न के उत्तर हैं यहीं पे सॉल्व हो जाए, यानी यहीं पर याद हो जाए। तो मैंने बताया कि आप लोगों को भारत को 4 नामों से जाना जाता है। पहला आर्यवर्त, दूसरा भारत, तीसरा इंडिया और चौथा हिंदुस्तान। तो अब आइए जानते हैं कि इन चारों नामों को किसके आधार पर इसका नाम पड़ा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हमारे प्यारे देश का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा। हमारे प्यारे देश का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा। तो दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तर भारत में बसने वाले आर्य लोगों के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा था। उत्तर भारत में बसने वाले आर्य लोगों के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा था। यानी कि अगर ये प्रश्न आता है कि हमारे प्यारे देश का नाम आर्यवर्त क्या पड़ा, कैसे पड़ा, तो दोस्तों आप लोग उत्तर देंगे उत्तर भारत में बसने वाले आर्य लोगों के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा था। और आर्य का मतलब होता श्रेष्ठ। आगे चलकर हम इतिहास जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आर्य का मतलब होता श्रेष्ठ। और कितना अच्छा शब्द है। आज से पहले आप लोग जब महाभारत सीरियल देखे होंगे, कोई भी व्यक्ति, तो उसमें कोई व्यक्ति कहीं आता है तो बोलता है कि आर्य आए हैं, यानी श्रेष्ठ आए हैं। कितनी अच्छी उस समय की संस्कृति हुआ करती थी, कितनी अच्छी अनुशासन हुआ करता था, जो कि आज के डेट में देखने को नहीं मिलता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा देश, चाहे हमारा समाज विकास तो करते चला जा रहा है लेकिन अपने कल्चर को भूलते चला जा रहा है। और दोस्तों, यहीं पर हम लोग मात खा जाते हैं, जो अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं, जो कि हम लोगों को अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हमारा पुराना कल्चर बहुत ही अनुशासित कल्चर हुआ करता था। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। अगला प्रश्न बना कि हमारे देश का नाम, हमारे प्यारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो दोस्तों, इसका उत्तर है हमारे प्यारे देश का नाम भरत के नाम पर पड़ा था। कहा जाता है दोस्तों कि एक भरत नाम के बहुत ही बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। और, और दोस्तों, महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष की चर्चा की गई है और इस प्रकार यही भारतवर्ष आगे चल कर के भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्यारे देश का नाम भारत भरत नाम के बहुत बड़े प्रतापी राजा के नाम पर पड़ा था और
महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष की चर्चा की गई है और यही भारतवर्ष आगे चल करके भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया कैसे कैसे पड़ा। तो दोस्तों इसका उत्तर है, हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया ग्रीक यूनानियों के द्वारा रखा गया था। हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया ग्रीक यूनानियों के द्वारा रखा गया था। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक अपना भारत का नक्शा रखा है, तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ग्रीक यूनानी इधर से आए, उत्तर पश्चिम एरिया से आए और यहाँ पर जब ये पहुँचे तो यहाँ पर एक सिंधु नदी हुआ करती थी। सिंधु नदी जो इतिहास में वर्णित है और आगे चल के सिंधु नदी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये जो ग्रीक यूनानी सिंधु नदी के पास आए तो इस सिंधु नदी का उन्होंने नाम रखा इंडस। इस सिंधु का नाम उन्होंने क्या रखा, इंडस रखा और इसी इंडस को उन्होंने इंडिया कहा। और उन्होंने कहा कि जो ये इंडस नदी यानी सिंधु नदी के आगे जो परिक्षेत्र है या देश है उसको हम इंडिया कहेंगे। तो इस तरह से ग्रीक यूनानियों के द्वारा हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया कि हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया कैसे रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया ग्रीक यूनानी के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो दोस्तों हमारे देश का नाम हिंदुस्तान मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा रखा गया था। हमारे प्यारे देश का नाम हिंदुस्तान मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा रखा गया था। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान मध्यकालीन इतिहासकारों के द्वारा ही रखा गया था, जो कि मुस्लिम इतिहासकार हुआ करते थे। तो दोस्तों आइए एक बार अपने देश के चारों नाम को रिपीट करते हैं और पुनः इसको याद करते हैं। तो हमारे देश को 4 नामों से जाना जाता है। पहला आर्यवर्त, दूसरा भारत, तीसरा इंडिया और चौथा हिंदुस्तान। उत्तर भारत में बसने वाले आर्य लोगों के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा था और हमारे प्यारे देश का नाम भारत भरत नाम के बहुत बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे, उनके नाम पर पड़ा था। और ये भी कहा जाता है कि महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष की चर्चा की गई है और यही भारतवर्ष आगे चल करके भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया ग्रीक यूनानियों के द्वारा रखा गया और दोस्तों हमारे प्यारे देश का नाम हिंदुस्तान मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा रखा गया था। अब चूंकि हम अपने देश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब आइए जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत काल का मतलब जो बीत चुका है, लेकिन ध्यान देंगे कि बीतने का मतलब ये नहीं कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले जो बातें बीत गई और उसमें छोटी फूटी क्या कहते हैं कि घटना घट गई उसे इतिहास कहते हैं, ऐसा नहीं है। अतीत काल में जो घटना घटी और ऐसी घटना जिस समय घटना घटी उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर वो प्रकाश डालती है, यानी विशेष प्रभाव डालती हो, उसे इतिहास में दर्ज किया गया। जैसे सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, फिर मुगल शासक मुस्लिम का आक्रमण पढ़ेंगे, फिर दोस्तों अपने देश पर अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ। इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई इनको हम इतिहास में पढ़ते हैं, न कि बहुत छोटी मोटी घटनाएं को दर्ज नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं और ऐसी घटना जो उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर विशेष यानी प्रभाव डालती थी, उसे हम इतिहास कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हर सब्जेक्ट का कोई भी विषय होगा तो उसका कोई न कोई जनक होता है। ऐसे कह सकते हैं, गांव में कहते हैं पिताजी या कह सकते हैं बाबूजी। गांव में बोला जाता है अपने पिता को बाबूजी ही बोला जाता है। तो दोस्तों अगर प्रश्न आता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक यानी कह सकते हैं पिताजी कहा जा सकता है, बाबूजी कहा जाता है। लेकिन अगर आएगा प्रश्न इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो लिखेंगे हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। पिताजी और बाबूजी कहने के लिए है, गांव में इसका मतलब प्रचलित नाम होता है। तो इतिहास के जनक
हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न बना कि अगर इतिहास है तो इतिहास कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं, बहुत बड़ी घटना है। और बहुत घड़ी घटना के साथ साथ लाखों वर्ष पहले से चलती चली आ रही, हजारों वर्ष पहले से चलती चली आ रही है। तो इसको एक कह सकते हैं किताब में समेटना आसान भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो इतिहास को एक कह सकते हैं कि तरीके से पढ़ने के लिए या आसानी से समझने के लिए इसको कई भाग में बांट दिया गया है, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें। तो इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। और दोस्तों इसको और भी आगे चल कर के विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल एक संक्षिप्त परिचय में इतिहास के बारे में दे रहा हूँ, इसलिए केवल इतना ही बताऊँगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। आगे चल करके इसको कई भागों में बांटा गया, और उसकी चर्चा हम आगे चल के जब प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में, तो इसकी विस्तृत चर्चा आगे चल करके करेंगे। और अगला प्रश्न है कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। बस इतना ही बताएंगे। आगे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे चल के करेंगे। बस आप लोग इतना समझ जाइए, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है इतिहास के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। उसके बाद आता है प्रश्न कि आद ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है आद ऐतिहासिक काल में हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता आती है। आप यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा मैं चित्र लगाया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आद ऐतिहासिक काल में हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता आती है। अगला प्रश्न बना कि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों जिस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, उसी तरह से ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। और दोस्तों इसमें भी ध्यान देंगे कि प्राचीन भारत को 712 एडी तक पढ़ते हैं, अर्थात 712 एडी से पहले का जो समय है वो प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक का जो समय है उसको पढ़ेंगे, और 1707 एडी से लेकर के 1947 एडी तक का जो समय है दोस्तों उसे हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। और आद ऐतिहासिक काल में हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता आती है। और दोस्तों ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अभी दोस्तों हमने इतिहास के बारे में छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप लोगों को दिया कि इनका विकास कैसे क्या बोलते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया, इतिहास किसे कहते हैं। अब थोड़ा ये जानते हैं कि जब मानव धरती पर आया तो इतिहास के बारे में तो थोड़ा सा हमने चर्चा कर लिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या उन्होंने पढ़ाई लिखाई का कुछ काम किया कि नहीं किया। भाई मानव जब धरती पर आएगा तो कुछ करेगा ना, तो जब कुछ न कुछ करेगा तो उसमें खाना है, पीना है, खेती है, बाड़ी है। लेकिन एक बात और आएगी कि आगे चल करके क्या वो शिक्षा का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों शिक्षा का तो काम वो करेगा ही करेगा। तो अब हम देखते हैं कि मानव
कि किस तरह से उसके शिक्षा का विकास हो रहा है, यानी पढ़ाई लिखाई का विकास हो रहा है। तो पहला प्रश्न आएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि एवं लेखन से परिचय था कि नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लेखन यानी लिपि से परिचित था या नहीं था। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी भी लिपि एवं लेखन से परिचित नहीं थे, यानी वो लिखना नहीं जानते थे। और दोस्तों जब लिखना ही नहीं जानते थे तो पढ़ने का क्या मतलब बनता है। तो ध्यान देंगे, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी भी लिपि एवं लेखन से परिचित नहीं था। लेकिन यही आद्य ऐतिहासिक काल जब आ जाता है तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से तो परिचित हो गया, यानी लिखना जान गया, लेकिन उसके लिखे हुए जो भी उसने लिखा उसको हम लोग पढ़ नहीं सके। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि एवं लेखन से परिचित था कि नहीं था, ये प्रश्न आएगा। तो दोस्तों उत्तर देंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित तो हो गया, लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा लिख दिया कि उसको कोई आज तक पढ़ ही नहीं पाया। और अगला प्रश्न आएगा कि ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि से परिचित था या कि नहीं था। तो दोस्तों उत्तर देंगे ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित भी थे और उनकी लिपि को पढ़ी भी जा सकी थी, यानी पढ़ी भी जा सकती है। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित नहीं था तो कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से तो परिचित था लेकिन उसको लिपि को पढ़ी नहीं जा सकी। और दोस्तों ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित भी थे और उनकी लिपि को पढ़ी भी जा सके। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि रोम के सभ्यता को किन दो राजाओं ने आगे बढ़ाया था। इसको मैं बहुत आगे से प्रश्न उठा कर यहीं पर रख दिया हूँ, चूँकि रोम के सभ्यता की जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा वो अपने कैलेंडर से संबंधित है। जो हम लोग का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो कैलेंडर बना हुआ है उससे संबंधित है। और कैलेंडर को जानना यहाँ जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके हमेशा जब ईस्वी की बात करेंगे, ईसा पूर्व की बात करेंगे तो कैलेंडर की बात हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जाने कुछ कैलेंडर के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद ईसा पूर्व और ईस्वी की बारी हम लोग ईस्वी की जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि रोम के सभ्यता को किन दो राजाओं ने आगे बढ़ाया। प्रश्न आएगा कि रोम के सभ्यता को किन दो राजाओं ने आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों उत्तर देंगे रोम के सभ्यता को जूलियस सीजर और आगस्टक नाम के जो राजा हुआ करते, बहुत ही महान प्रतापी राजा थे रोम के, उनके द्वारा आगे बढ़ाया था। तो रोम के सभ्यता को जूलियस सीजर और आगस्टक नामक राजा ने आगे बढ़ाया था। प्रश्न आएगा रोम के सभ्यता को किन दो राजाओं ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों उत्तर देंगे रोम के सभ्यता को जूलियस सीजर और आगस्टक नामक राजा ने आगे बढ़ाया था। अब अगला प्रश्न है कि जुलाई और अगस्त महीने के नाम किनके नाम पे रखा गया था। जुलाई और अगस्त महीने का किसके नाम पे रखा गया। तो दोस्तों उत्तर देंगे यूरोपियन पादरी ग्रेगोरी जब 16वीं एडी में कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे तो उसी समय जुलाई महीने का नाम महान रोमन शासक जूलियस सीजर और अगस्त महीने का नाम महान रोमन शासक आगस्टक के नाम पे रख दिया था। देखिए ये प्रश्न आपस में कनेक्ट है। पहला प्रश्न बना रोम के सभ्यता को किन दो राजाओं ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों आपका उत्तर हो गया रोम की सभ्यता को जूलियस सीजर और आगस्टक ने आगे बढ़ाया था। और फिर यहीं पर अगला प्रश्न बन गया कि जुलाई और अगस्त महीने का नाम किन दो राजाओं के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर देंगे यूरोपियन पादरी ग्रेगोरी जब 16वीं शताब्दी में कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे उसी समय जुलाई महीने का नाम रोमन शासक जूलियस सीजर के नाम पर रख दिया गया और अगस्त महीने का नाम महान रोमन शासक आगस्टक के नाम पे रखा गया था। और अगला प्रश्न बना कि वर्तमान समय में जो प्रचलित कैलेंडर हो कौन सा कैलेंडर कहते हैं या उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय जो प्रचलित कैलेंडर है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। वर्तमान समय में जो प्रचलित कैलेंडर है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। प्रश्न है वर्तमान समय में जो प्रचलित कैलेंडर है उसे कौन सा कैलेंडर कहते हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो प्रचलित कैलेंडर उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्मगुरु के
अगला प्रश्न है, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्म गुरु के जन्म पर आधारित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्मगुरु के जन्म वर्ष पर आधारित है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। फिर आगे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शब्द है, दो शब्द है, ईसा पूर्व और दूसरा है ईसवी। इसका बहुत ही महत्व है इतिहास के बारे में। जब भी इतिहास के हर सब्जेक्ट के बारे में जब भी आप कहीं देते होंगे ईसा पूर्व ईसवी, तो आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर में है क्या चीज़। तो आइए समझते हैं कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है। तो दोस्तों ईसा पूर्व को हम शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहते हैं। आप वो देखते होंगे कहीं कि बीसी है और फिर एक एडी शब्द का आता है। तो ईसा पूर्व को हम शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहते हैं, ईसवी को शॉर्ट फॉर्म में हम एडी कहते हैं, और इसका इंग्लिश शब्द है ईसा पूर्व का बिफोर क्राइस्ट और ईसवी का एनो डोमिनी। यानी बीसी को बिफोर क्राइस्ट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, और एडी को इंग्लिश में एनो डोमिनी और हिंदी में ईसवी कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ये ध्यान देंगे, जन्म पर आधारित है। अब देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ पर जो जीरो है, यहाँ पर माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, यहाँ ध्यान देंगे, ईसा मसीह का जन्म यहाँ जीरो दर्शाता है। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ और जो कैलेंडर बना, यहीं पर इनको केंद्र बिंदु मान करके जो आगे का टाइम है इसे ईसवी कहते हैं, या एडी कह सकते हैं, या एनो डोमिनी कह सकते हैं। और जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म है, या जीरो जो दर्शाया गया है, इसके पीछे के टाइम को ईसा पूर्व बोलते हैं। बीसी कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बात एक ही हुई। यानी कि ईसा मसीह का जन्म जहाँ पर हुआ इसको हम जीरो को दर्शा रहे हैं, और इसके आगे के टाइम को एडी कहते हैं, ईसवी कह सकते हैं, और यहाँ से जो पीछे का टाइम पीरियड है उसे बीसी या ईसा पूर्व कहते हैं। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति ए है और इनका जन्म 500 ईस्वी पूर्व हुआ, ईसा पूर्व हुआ, तो कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे कि आज के समय में इस व्यक्ति ए का कितने वर्ष पहले जन्म हुआ। तो दोस्तों जहाँ पर हम खड़े हैं, ऐसे तो 2024 चल रहा है, लेकिन अभी 24 स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने 2023 का उदाहरण लिया है। जिस वर्ष में हम खड़े हैं और ईसा पूर्व निकालना है, तो जिस वर्ष में हम खड़ेंगे और जिस व्यक्ति का हमको निकालना है जन्मतिथि, उसको उस वर्ष में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ मैंने बीसी का निकाल के उदाहरण आप लोगों को दिया है कि 2023 में ए का जन्म हुआ, और सॉरी माफ़ करेंगे, 2023 में हम खड़े हैं और 500 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ, तो 2023 में 500 को ऐड कर देंगे तो उसका पता चल जाएगा कि आज तक का उसका उम्र कितना है, आज तक का उसका उम्र कितना हुआ। तो दोस्तों जब 2023 में 500 को ऐड करेंगे तो 2000 ये हो गया, और 500 ये 2500 और 23, यानी 2523 वर्ष ये अमुक व्यक्ति जो ए है इसका अभी तक का उम्र हो गया। इस तरह से ईसा पूर्व का टाइम पीरियड निकालते हैं। अब आइए देखते हैं कि एडी यानी कि ईसवी का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए कि ये व्यक्ति बी है, ये व्यक्ति बी है और इनका जन्म 500 एडी में हुआ, यानी कि ईसवी में हुआ। तो इनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो फिर नियम ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम 2023 में खड़े हैं, तो 2023 में इस बी व्यक्ति का जो उम्र जन्म हुआ जिस समय, उसको क्या करेंगे, 2023 में इस 500 को घटा देंगे। ईसा पूर्व में हमने क्या किया कि 2023 में 500 को ऐड कर दिया, और ठीक इसका उल्टा जब हम एडी निकालेंगे ईसवी, तो जिस समय हम खड़े हैं उस समय में उस व्यक्ति का जिसका हमको जन्म निकालना है उम्र, उसको माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो उसका निकल जाएगा
कितने समय का वो व्यक्ति हो गया। तो आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो ये एडी निकालने के लिए 2023 में 500 को घटा देंगे तो दोस्तों सीधे आ जाएगा 1523। 2023 में घटाएंगे 500 को तो एडी निकल जाएगा, यानी कि जब 2023 को हमने घटाया कि 2000 इधर हो गया 500 है, यानी कि सीधे 1500 हो गया और ये 23 बच गया, तो 1523 वर्ष का ये बी व्यक्ति हो गया। तो इस तरह से हम ईसा पूर्व और एडी का कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। इतिहास में जब ईसा पूर्व की बात आएगी और एडी की बात आएगी यानी ईस्वी की बात आएगी तो दोस्तों आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इसको यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे लिख करके भी समझा दिया हूँ कि इसको आप लोग बार बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को भूलेगा नहीं। चलिए दोस्तों, तो आज ये क्लास यहीं पर अभी समाप्त तो नहीं करूँगा, आइए ज़रा इसको रिविजन करते हैं, बट यहीं तक हम क्लास चलाएँगे। पहला प्रश्न था, चूँकि हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि दोस्तों हम भारत को 4 नामों से जाने जाते हैं, जो प्रसिद्ध नाम है। वैसे तो भारत को कई नामों से जाने जाते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध नाम है 4, तो 4 नामों से जानते हैं। पहला है आर्यवर्त, दूसरा है भारत, तीसरा है इंडिया और चौथा है हिंदुस्तान। तो पहला प्रश्न आया, हमारे प्यारे देश का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा। तो दोस्तों इसका उत्तर हुआ, उत्तर भारत में बसने वाले आर्य लोगों के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। अगला प्रश्न रहा कि हमारे प्यारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो दोस्तों हमारे देश का नाम भारत भरत नाम के बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, उनके नाम पर पड़ा। और महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष की चर्चा की गई है, तो यही भारतवर्ष आगे चल करके भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो दोस्तों हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया ग्रीक यूनानियों के द्वारा रखा गया था। और हमारे प्यारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो दोस्तों हमारे प्यारे देश का नाम हिंदुस्तान मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न बना था कि इतिहास किसे कहते हैं। तो दोस्तों अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न बना कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और अगला प्रश्न बना, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि से परिचित था या नहीं था, या लेखन से परिचित था या नहीं था। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था। अगला प्रश्न बना था, आद्य ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि या लेखन से परिचित था या नहीं था। तो दोस्तों इसका उत्तर था, आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित तो थे, लेकिन उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। और अगला प्रश्न बना था कि ऐतिहासिक काल में मानव लिपि एवं लेखन से परिचित थे या नहीं थे। तो दोस्तों ऐतिहासिक काल में मानव लिपि एवं लेखन से परिचित थे और उनकी लिपि को पढ़ी भी जा सकी थी। फिर अगला प्रश्न बना था, रोम के सभ्यता को किन 2 राजाओं ने आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों रोम के सभ्यता को जूलियस सीजर और आगस्टस नामक 2 महान राजाओं ने आगे बढ़ाया था। और यूरोपियन पादरी ग्रेगोरी जब 16वीं शताब्दी में कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे, उसी समय उन्होंने जुलाई महीने का नाम रहा महान रोमन शासक जूलियस सीजर और अगस्त महीने का नाम महान रोमन शासक आगस्टस के नाम पे रख दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न बना था कि वर्तमान समय में जो प्रचलित कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो प्रचलित कैलेंडर है उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्मगुरु के जन्म पर आधारित है। तो दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। आगे हमने समझाया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब क्या हुआ, इसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था चित्र के माध्यम से कि यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म को दर्शाया जा रहा है जहाँ 0 पर है, और कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो मैंने आपको समझा दिया था कि
ईसा पूर्व कैसे निकालते हैं और ईसवी कैसे निकालते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे और निकाल लेंगे। आइए एक बार रीडिंग फटाफट और करते हैं इसको, ताकि आप लोगों को यहीं पर याद हो जाए। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। एक बार और फटाफट रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों, हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं, और हमने आपको बताया था कि भारत को 4 नामों से जाना जाता है। पहला आर्यवर्त, दूसरा भारत, तीसरा इंडिया और चौथा हिंदुस्तान। तो दोस्तों, उत्तर भारत में बसने वाले आर्य लोगों के नाम पर हमारे देश का नाम आरत पड़ा था, और हमारे प्यारे देश का नाम भरत के नाम पर पड़ा था। और ये भी कहा गया कि महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष की चर्चा की गई है, और यही भारतवर्ष आगे चल कर के भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हमारे देश का नाम इंडिया ग्रीक यूनानी द्वारा रखा गया था, और यही आगे चल कर के हमारे प्यारे देश का नाम हिंदुस्तान मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारक द्वारा रखा गया। और दोस्तों, अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं, और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता आती है। और दोस्तों, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि एवं लेखन से परिचित नहीं था, लेकिन यही आगे चल करके आदि ऐतिहासिक काल में दोस्तों मानव लिपि एवं लेखन से परिचित हो गया, लेकिन उनके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। और थोड़ा सा और आगे चल करके ऐतिहासिक काल जब आता है, उस समय ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित हो गया और उनकी लिपि को पढ़ा भी जा सका। रोम की सभ्यता को जूलियस सीजर और ऑगस्टस 2 महान राजाओं ने आगे बढ़ाया था। और यूरोपियन पादरी ग्रेगोरी जब 16वीं शताब्दी में कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे, उसी समय जुलाई महीने का नाम महान रोमन शासक जूलियस सीजर के नाम पर रख दिए, और अगस्त महीने का नाम महान रोमन शासक ऑगस्टस के नाम पे रख दिए थे। और वर्तमान समय में पतली कैलेंडर जो है दोस्तों, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। फिर कहूँगा कि ईसा पूर्व ईस्वी आप लोग निकाल लेंगे, पहले मैं समझा चुका हूँ। और यहीं पर मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप क्लास लेंगे, पढ़ेंगे या कोई चैप्टर पढ़ेंगे, याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। याद तो हो जाता है, आप लोग अनुभव करेंगे, लेकिन याद करने के बाद भूलता भी बहुत तेज़ी के साथ है। इसलिए आप लोग बार बार रिविजन करेंगे। रिविजन करना बहुत ही मस्ट है। पहले ही क्लास में आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए आप किसी चैप्टर पर 100% देते हैं, तो 100% में 80% आप लोग थियरी में ध्यान देंगे, पढ़ने में, याद करने में, समझने में ध्यान देंगे। लेकिन 20% जो समय रहेगा उसको आप लोग रिविजन पर देंगे, तभी आप लोगों को ये जो बातें हैं हमेशा के लिए याद रहेंगी। नहीं तो आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को, चैप्टर को तैयार कर लेता है, लेकिन आगे जा कर के भूल जाता है। 1 से लेकर के 10वीं तक पढ़ा बच्चा, फिर 11वीं पढ़ा, अब उसके पीछे के चैप्टर को अगर सब्जेक्ट के बारे में पूछते तो कहता मुझे नहीं याद है। केवल एक ही कारण है कि उसने रिवीजन नहीं किया, तो फिर उसके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट को तैयार करिए, उस चैप्टर को तैयार करिए, तो आप रिवीजन ज़रूर करिए। फिर मैं कहूँगा कि 100% में 80% टाइम आप लोग याद करने में, समझने में आप दीजिए, लेकिन 20% टाइम रिवीजन में दीजिए। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ आज का। जय हिंद, जय भारत।